माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित मंचासीन साहित्यिक विद्वानजन, संचालक महोदय विमल सर, आदरणीय विमल सर, और इस सभागार में उपस्थित साहित्य प्रेमी प्रबुद्धजन को, आप सबको मेरा हार्दिक नमन वंदन और इस दिनकर जयंती के अवसर पर अभिनंदन। यह सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ इस सभागार में दिनकर जयंती के अवसर पर उपस्थित हूँ और मुझे यहाँ बोलने का अवसर मिला है। कहते हैं दिनकर राष्ट्रकवि तो हुए ही, यह एक साथ ओज के कवि भी थे और राग के कवि भी थे। ये काम के कवि भी थे और अध्यात्म के कवि भी थे। इस तरह का, इसीलिए इन्हें द्वंद्व का कवि भी कहा गया है। इनकी जो रचना उर्वशी है, जिसमें इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में, वह दरअसल एक और काम और अध्यात्म दोनों की वह कविता है। और यह बहुत कम होता है हम एक और लिखते हैं, या तो हम विद्रोह करते हैं, या हम प्रेम करते हैं, या क्रांति करते हैं, या काम पर या श्रृंगार पर लिखते हैं, या हम आध्यात्म पर लिखते हैं। पर यह एक विरल व्यक्तित्व हुए रामधारी सिंह दिनकर, जिनमें काम और आध्यात्म का, आग और राग का मणिकांचन संयोग है। तो और साथ ही साथ समाज में रहते हुए मानवता के पुरोधा भी थे दिनकर। इसीलिए उन्होंने कहा कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद, लिंग, क्षेत्र से हो, वह प्रेम का भूखा होता ही होता है। वह चाहे, इसीलिए उन्होंने कहा कि पाषाण को भी विगलित कर देने की क्षमता अगर किसी में है तो वह प्रेम में। यदि हम प्रेम का गीत गाएंगे तो निश्चित रूप से किसी के भी हृदय को पिघलाकर मानवता के राह पर चलने के लिए उसे विवश और बाध्य कर देंगे। हमारा देश और देश की राजनीति और कई तरह की सांस्कृतिक जो कार्यक्रम यहाँ होते हैं, उसमें दिनकर की बहुत सारी ऐसी पंक्तियां हैं जो स्लोगन के रूप में आज भी हम उद्धृत करते हैं, जैसे सिंहासन खाली करो जनता आती है, या समय लिखेगा उनके भी अपराध, या फिर इसी तरह की कई पंक्तियां उनकी हैं जो कि हाँ, कलम आज उनकी जय बोल। इस तरह की पंक्तियां हम लगातार उनकी पंक्तियों को उद्धृत करते चलते हैं और जन समाज को प्रबुद्ध करते चलते हैं। इसी बिहार के सिमरिया में, बेगूसराय के सिमरिया में उनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था और ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्होंने 72 में प्राप्त किया और 74 में 59 में ये संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 59 में उन्हें पद्म भूषण भी मिला और साथ ही साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला संस्कृति के 4 अध्याय पर, जो उनका गद्य लेखन है और हमें सच में हमें पढ़ना भी चाहिए। और 72 में उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया इसी काम और अध्यात्म के साथ जो उनकी लेखनी चली उर्वशी पर, उसी पर उन्हें यह पुरस्कार मिला। और 74 में चेन्नई में उनका देहांत हो जाता है। आज सबसे बड़ी बात है कि आज हम देश में राष्ट्रीयता का जितना ढोल पीटते हैं, हम दरअसल राष्ट्रीयता का चोला ओढ़ के चलते हैं। अगर वह राष्ट्रीयता महज एक आवरण के रूप में या खोल के रूप में हमें ना हो, हमारे अंदर ना हो, हम दिनकर से इसकी प्रेरणा ले सकते हैं। उनके अंदर राष्ट्र कवि वो थे जरूर, पर वह भारतीयता उनके अंदर आत्मा के रूप में अनुस्यूत थी।
वह भारतीयता, उस भारतीयता की जरूरत आज हम सभी देशवासियों में है। हमें राष्ट्रीयता का आवरण पहनने की, उसका खोल ओढ़ने की, उसका चोला ओढ़ने की जरूरत नहीं है और दिनकर इस रूप में सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। और आज जिस तरह से देश की एकता और अखंडता आप देख रहे हैं कि कई बार हम सशंकित होते हैं कि इसको कहीं कोई क्षति मत पहुंच जाए, तो अगर हम दिनकर के पथ पे चलें और उनकी भारतीयता को हम आत्मा से सच में अपना लें, तो देश की एकता और अखंडता को कोई भी आंच नहीं आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय दिनकर, जय हिंद, जय हिंद।